सरकारी नौकरी की जबरदस्त तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल ऑप्शन पे टिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिल्कुल फ्री। हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन एक्सपर्ट जासर पे। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली जो है वो गुप्त वंश पढ़ाने वाला हूँ। गुप्त वंश एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो को जो है वो बनाने का फैसला किया है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग घबराइए नहीं। इस वीडियो को एक बार कंप्लीटली देख लेने के बाद आपको जो है पूरा का पूरा गुप्त वंश रिवीजन हो जाएगा और इसके अलावा आपको कहीं से फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप कहीं से एक बार पढ़े हुए हैं, सेल्फ स्टडी किए हुए हैं इसको, तो खास करके मैं उन लोगों को बता दूं जो फ्रेशर हैं, जो कहीं से पढ़े नहीं हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी रामबाण होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद उनको गुप्त वंश पढ़ने के प्रति इंटरेस्ट जगेगा और वो जहां भी पढ़ेंगे फिर सारे कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूं। इससे पहले वाला वीडियो मैंने शुंग, सातवाहन और कण्व वंश पे बनाया था। उससे पहले मौर्य साम्राज्य का भी वीडियो मैं डाल चुका हूं। इससे पहले वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये जितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एंशिएंट हिस्ट्री के, अभी एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है, तो इसकी सारी वीडियोस मैंने पीछे दे रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहां से सारे वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आगे जो है हर सब्जेक्ट का वीडियो डालते रहता हूं, इसीलिए आप हर अपडेट के लिए या फिर फॉर्म से रिलेटेड जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सारी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गुप्त साम्राज्य के बारे में अच्छे से जानते हैं। पहला पॉइंट है कि गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। अब आप समझ जाए कि गुप्त वंश का जो है उदय कहाँ हुआ था, तो प्रयाग के नजदीक कौशाम्बी नामक जगह पे हुआ था। नेक्स्ट वंश है कि गुप्त वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है। यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। तो गुप्त वंश के संस्थापक का नाम श्री गुप्त है और वह उन्होंने कब की थी स्थापना, तो 240 से 280 उनका जो है वो शासनकाल है। तो 240 में उन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी। किसने, तो श्रीगुप्त ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था। तो श्रीगुप्त की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद उनका उत्तराधिकारी कौन था, तो उनका नाम था घटोत्कच। क्या नाम था, श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी का नाम घटोत्कच था। 280 से लेकर 320 ईस्वी तक जो है वह शासन किए थे। नोट यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि ये सब जो है वो ईसा पूर्व वाला चीज खत्म हो जाता है कुषाण वंश के साथ ही, और वो वीडियो मैं अभी नहीं डाला हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो वीडियो होगा वो वही वीडियो होगा कि प्राचीन भारत में जो भारत पर 3-4 जो है वो वंशों ने आक्रमण किया था, जिसमें कुषाण, शव, यवन, ये सब, शक, यवन, ये सब थे। तो इन सब के बारे में एक वीडियो आप लोगों को जरूर दे दूंगा, जिसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है गुप्त वंश की स्थापना हुई थी और यह सब एडी की बात है, तो इसीलिए आप लोग घबराएंगे नहीं और बीसी में जो है कंफ्यूजन नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुप्त वंश का जो प्रथम महान सम्राट था, जो जिसको गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, उसका नाम क्या था, चंद्रगुप्त प्रथम। जी हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो गुप्त वंश का सबसे महान सम्राट था। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। इसने लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी से विवाह हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम का, और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। आपको पूछ सकता है कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला कौन सा गुप्त शासक था, तो वह था चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। जी हाँ, गुप्त संवत और शक संवत दो जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जो है वो जो कैलेंडर मान सकते हैं इसको, जिसके अनुसार तिथि जो है वो निर्धारित की जाती है, जिसमें से भारत जो है अपनाया हुआ है शक संवत को। लेकिन हालांकि अभी हम गुप्त वंश पढ़ रहे हैं, इसीलिए गुप्त संवत की जो शुरुआत किया था वह चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। और कब किया था, तो 319 और 20 ईस्वी में जब वह गद्दी पे बैठा था। नेक्स्ट पॉइंट है कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी जो था उसका नाम क्या था, तो समुद्रगुप्त, अर्थात उसका पुत्र कौन था, तो समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र कौन हुआ, समुद्रगुप्त, और वही उसका उत्तराधिकारी था जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पे बैठा। कब बैठा, तो 335 ईस्वी में। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। यह जो है वह 12 आर्यावर्त भारत के शासकों को और 9 जो है दक्षिणावर्त दक्षिण में विजय प्राप्त की थी। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, अर्थात इसने लगभग संपूर्ण भारत को जीत लिया था, इसीलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसे, तो समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट पॉइंट है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। ये भी काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन कि समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो कौन था, हरिसेन। और हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति नाम की जो है
वह लेख लिखा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखा है? तो हरिसेन ने। और हरिसेन किसका दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त का। नेक्स्ट पॉइंट है कि समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त किस ईश्वर को मानता था? तो भगवान विष्णु को। तो समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। नेक्स्ट पॉइंट है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की थी। अश्वमेध कर्ता अर्थात जो बहुत ही यज्ञ करता था, वह उपाधि कौन धारण किया हुआ था? तो समुद्रगुप्त ने धारण किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी था। जी हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि समुद्रगुप्त जो था वह संगीत में का प्रेमी था, संगीत को पसंद करता था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसके वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। यह पॉइंट काफी अच्छा है और एग्जाम में ऐसे करके पूछता है कि सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किस गुप्त शासक को दिखाया गया है? तो वह समुद्रगुप्त था, जिससे पता चलता है कि उसे संगीत से प्रेम था। नेक्स्ट पॉइंट है कि समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। जी हाँ, आप यहाँ विक्रमादित्य में कंफ्यूजन नहीं होइएगा, विक्रमांक की उपाधि धारण किया था समुद्रगुप्त ने, जबकि विक्रमादित्य का आगे जाके मैं बताऊंगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने उपाधि धारण किया था विक्रमादित्य का। समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की थी और समुद्रगुप्त को जो है वह कविराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कविराज। नेक्स्ट पॉइंट है कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो था वह चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, अर्थात उसका पुत्र कौन जो उसका उत्तराधिकारी हुआ उसका नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ और 380 में राजगद्दी पे बैठा। नेक्स्ट पॉइंट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। यह भी काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन यात्री आया था? कौन चीनी यात्री आया था? तो फाहियान। ये काफी एग्जाम में देखने को मिलता है कि फाहियान किसके काल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। आप इसे याद रखेंगे और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। शक पर किसने विजय प्राप्त किया था? शक जो विदेशी आक्रमणकर्ता थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था और यहाँ पे शासन व्यवस्था बना ली थी, उसको किसने हराया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने, और उसको हराकर उसने चांदी के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, अब इन सब पॉइंट को देखेंगे, ये भी काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे हैं। हालांकि गुप्त वंश का मैक्सिमम फैक्ट जितना भी है वो सब इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप सभी को ध्यान से बारीकी से देखेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसे देखने के बाद आपका गुप्त वंश का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारा लिंक दे चुका हूं, तो आप वहां से हमसे जुड़ सकते हैं, क्विज ग्रुप से जुड़ सकते हैं और जो है लगातार अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं, चाहे वो लॉकडाउन हो या फिर ऐसे नॉर्मल डेज हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी जो है वह कुमारगुप्त प्रथम था या उसे गोविंद गुप्त ये नाम दिया गया, जो 415 ईस्वी में राजगद्दी पे बैठा था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य था उसका उत्तराधिकारी का नाम क्या था? तो कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट पॉइंट है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। यही कुमारगुप्त जो था वह किस चीज का स्थापना किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का। चंद्रगुप्त द्वितीय का वह पुत्र था कुमारगुप्त प्रथम और उसी ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी जो है वह स्कंदगुप्त बना था। कुमारगुप्त का पुत्र कौन था? तो स्कंदगुप्त जो उसका उत्तराधिकारी बना था स्कंदगुप्त, और वह 455 में गद्दी पे बैठा हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। यह सुदर्शन झील काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था और इसका पुनरुद्धार किसने किया था? तो गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। यह पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे स्किप करके चलेंगे। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूनों का आक्रमण, ये काफी इंपॉर्टेंट बनता है, एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि हूनों का आक्रमण किस गुप्त शासक के काल में हुआ था या प्राचीन भारत में किस शासक के समय में हूनों का आक्रमण हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त के समय में। नेक्स्ट पॉइंट है, आप यहाँ पे कुछ किताबों में स्कंदगुप्त लिखा हुआ है और कुछ किताबों में स्कंदगुप्त, इसलिए आप स्कंदगुप्त या स्कंदगुप्त में कंफ्यूजन नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो ये भी काफी BBI है, तो आप इसे जरूर याद रखें कि अंतिम जो गुप्त शासक था उसका नाम क्या था। तो आप इसे जरूर भूले मत, इसको बहुत अच्छे से याद कर लें कि अंतिम जो गुप्त शासक था उसका नाम क्या था। तो यहाँ पे मैंने आपको साफ साफ बता दिया है कि जो अंतिम गुप्त शासक था उसका नाम विष्णुगुप्त था और जो पहला गुप्त वंश का शासक था उसका नाम क्या था? तो श्रीगुप्त था। तो इस तरह से आप इस पॉइंट को याद रखेंगे
ये आंसर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? तो सबसे बड़ा देश होता था जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति होती थी जिसके शासक को उपरी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि भुक्ति के नीचे के विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, अर्थात जो भुक्ति से नीचे आता था जो पॉइंट, उसको क्या कहा जाता था? तो विषय जो है विषय कहलाता था और उसका जो हेड होता था उसको विषयपति कहलाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। जो पुलिस में हेड होता है जैसे अभी दरोगा होता है उसको क्या कहा जाता था? दंडपाशिक। नेक्स्ट पॉइंट है कि पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग के जो साधारण कर्मचारी होते थे उन्हें चाट एवं भाट कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, ये सब चीजें गुप्त वंश को हम लोग पढ़ रहे हैं तो गुप्त काल की है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। सबसे छोटा जो प्रशासन का इकाई होता था वह क्या होता था? तो गांव होता था। गांव का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीण कहलाता था एवं अन्य सदस्य को महत्तर कहलाता था। जो वार्ड मेंबर होते थे उन्हें महत्तर कहा जाता था और गाँव के मुखिया को ग्रामीण कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। जो गांव के छोटे छोटे समूह होते थे जैसे पंचायत जिसको बोलते हैं उसको उस समय में क्या कहा जाता था? तो पेट कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री के संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है, अर्थात गुप्त शासक कुमार गुप्त के जो दामोदर ताम्रपत्र हैं जो कि बंगाल में मिले हैं उसमें इस चीज़ों का वर्णन है कि कैसे जो है वो भूमि बिक्री होती थी और कैसे जो है भूमि का अधिग्रहण किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि भू राजस्व कुल उत्पादन का, अर्थात टैक्स जो लिया जाता था गुप्त काल में वह कुल उत्पादन का 1/4 भाग से लेकर 1/6 भाग हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। उस समय जो भूमि थी जिससे कि आर्थिकोपार्जन किया जाता था वह 5 तरह की थी। एक क्षेत्र होता था जिसे कृषि करने योग्य भूमि कहा जाता था। दूसरा वास्तु जो वास करने योग्य भूमि कहा जाता था। तीसरा चारगाह भूमि जो पशुओं के चारा के लिए था। चौथा सील ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं था। बंजर भूमि। पांचवा अपराहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी जिसमें खाली केवल जंगल होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ मंदिर है गुप्त काल के जो बहुत ही फेमस मंदिर है, इसे आप याद रखेंगे कि वो गुप्त काल के मंदिर हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कौन कौन से आते हैं तो आप गौर करके देखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एक है कि गुप्त मंदिर जो तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है, यह विष्णु मंदिर है। नेक्स्ट पॉइंट है शिव मंदिर, यह है भूमड़ा नगौड़ा मध्य प्रदेश में। तीसरा है पार्वती मंदिर, यह नायना काठूर मध्य प्रदेश में है। चौथा है दशावतार मंदिर, यह काफ़ी फेमस है। दशावतार मंदिर कहाँ है तो देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है शिव मंदिर, यह खोह नागौद मध्य प्रदेश में है। भीतर गांव मंदिर या फिर लक्ष्मण मंदिर या भीतर गांव कानपुर उत्तर प्रदेश में है। इसको ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दशावतार और लक्ष्मण मंदिर दोनों उत्तर प्रदेश में है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंचाई के लिए राहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। सिंचाई के लिए जो है राहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। जो श्रेणी होता था उसके प्रधान को ज्येष्ठक। नेक्स्ट है गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक का केंद्र था। सबसे ज्यादा जो व्यापारिक केंद्र था गुप्त काल में वो कौन सा था तो उज्जैन। नेक्स्ट है कि गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। जी हाँ, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था तो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को जो है वह दिनार कहा जाता था, ऐसा अभिलेखों से पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है, जिसमें कायस्थों के का वर्णन है। कायस्थ एक जाति है जिसके बारे में सबसे पहले जो है याज्ञवल्क्य स्मृति में वर्णन मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में भी मिलता है। तो यहाँ पे ये चीजें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कायस्थों का वर्णन सर्वप्रथम जो है वह गुप्त काल में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। जो विंध्य का जंगल है वहाँ पे सबर जाति के कुछ लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये पॉइंट निकल के आता है कि सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख कहाँ पे मिलता है तो सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख जो है वह गुप्त वंश के भानुगुप्त के द्वारा लिखित जो है एरन अभिलेख में मिलता है। एरन अभिलेख और इसे यह किसके द्वारा रचित है
तो भानुगुप्त के द्वारा। और कौन सा अभिलेख है? एरन अभिलेख। और इसमें किसका प्रमाण मिलता है? तो सती प्रथा का प्रमाण 510 ईस्वी का यह अभिलेख है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गणिका। जो स्वेच्छा से वेश्यावृत्ति को अपनाती थी उन्हें गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। जो बूढ़ी वेश्याएं होती थी उन्हें कुटनी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अगला पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। इन सब पॉइंट को जो है आप ध्यान से देखेंगे और सभी को जो है अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब पॉइंट जो है कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अब मैं आपको धर्म के बारे में बता दूं कि गुप्त के जितने भी सम्राट हुआ करते थे वो विष्णु को मानते थे, तो वह वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने इसे राजधर्म बना लिया था और विष्णु का वाहन गरुड़ को गुप्तों का राज चिन्ह बना लिया था। गुप्तों का राज चिन्ह क्या था? तो गरुड़, जो भी भगवान विष्णु का वाहन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष जो है वो देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। मैंने अभी आपको बताया कि जो है वह गुप्त काल का सबसे बढ़िया जो वैष्णव धर्म का मंदिर है वह दशावतार का मंदिर है, जो ललितपुर यूपी में है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। यह काफी फेमस है और यह गुप्त काल का मंदिर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष बचे हैं। अजंता में कुल कितनी गुफाएं थी? तो अजंता में जो है वह कुल 29 गुफाएं थी। 29 गुफाएं थी अजंता में, जिसमें से वर्तमान में अभी 6 ही शेष बचा हुआ है, जिनमें गुफाओं की संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। अर्थात कहने का ये मतलब है कि वहां अजंता में जो 29 गुफाएं थी उनमें से 6 ही अभी शेष बचा हुआ है, जिसमें से गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17 जो है वह गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र बहुत ही प्रशंसनीय है, जिसमें मरती हुई राजकुमारी का चित्र बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है तो गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशिला कहा गया है और चित्रशिला में जो है वो बौद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्माण की घटनाओं से संबंधित चित्र जो है वह उस पर बनाए गए हैं। गुफा संख्या 17 में मिलता है चित्रशिला और चित्रशिला में महात्मा बुद्ध से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। अजंता की जो गुफाएं हैं वह बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश अर्थात एमपी में नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई है। कौन सी गुफा है यह? तो यह बाघ की गुफा है जो एमपी में है और विंध्य पर्वत को काटकर बनाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास हुए थे। अब आपको बात आता है कि कालिदास किसके काल में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में थे और गुप्त वंश के समय में जो है वो कालिदास मौजूद थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य कौन थे? तो धन्वंतरी। आपको ये भी पूछ सकता है कि धन्वंतरी जो आयुर्वेदाचार्य थे वो किस शासक के काल में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र। अब आपको पूछ सकता है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। और यह पुस्तक किस समय की है? तो गुप्त काल में। वो संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना गया है। मतलब पंचतंत्र जो है वह संस्कृत का ग्रंथ है और इसको संसार का सबसे प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रनाश और अपरिक्षाकारित्व, ये 5 जो है वो 5 भागों में से बांटा गया है। किसे? तो पंचतंत्र को। नेक्स्ट पॉइंट है कि आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतिका नामक ग्रंथ लिखे। आपको एग्जाम में ये बार बार देखने को मिल सकता है कि सूर्य सिद्धांतिका और आर्यभट्टियम इन दोनों में से कोई एक नाम दे देगा कि इस ग्रंथ की रचना किसने की? तो किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने। और आर्यभट्ट भी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। यह एक खगोलज्ञ थे, जो खगोल शास्त्र के ज्ञाता थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वप्रथम बताया जाता है, इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। या किसने बताया था? तो आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वानों में वाराह, मिहिर, धन्वंतरी और ब्रह्मगुप्त थे। आपको इससे पता चल रहा होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो दरबार था वह कितना अच्छा होगा और कितना जो है वह व्यापक होगा। उनके दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिनमें से जो है वो कई विद्वान रहते थे, जिनमें से जो है प्रमुख हैं वाराह, मिहिर, धन्वंतरी
ब्रह्मगुप्त और आप कालिदास के बारे में तो जान ही चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पुराणों की वर्तमान रूप से रचना गुप्त काल में हुई थी। ये जो पुराण है, जितने सारे 18 पुराण हैं, उन सभी की रचना जो है वह गुप्त काल में हुई थी। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संस्कृत गुप्त राजाओं का शासकीय भाषा था। गुप्त राजाओं का जो शासकीय भाषा था वह क्या था, तो संस्कृत। नेक्स्ट है गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रूप्यका कहा जाता था। क्या कहा जाता था चांदी के सिक्कों को, तो रूप्यका। नेक्स्ट पॉइंट है याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई थी। इन सब स्मृतियों की रचना भी जो है वह गुप्त काल में हुई थी। नेक्स्ट है मंदिर बनाने की कला, जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ था। अर्थात ये जो आप त्रिमूर्ति वाला जितनी भी मूर्ति देखते हैं वह अवधारणा जो है वह गुप्त काल में ही शुरू की गई थी। और जितने सारे मंदिर बनाने की जो कला है या फिर मंदिर बनाने का जो आविर्भाव हुआ वह गुप्त काल में ही हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। अर्थात वहाँ पे जो लौकिक साहित्य उस समय में बहुत अच्छी होती थी, काफ़ी स्मरणीय है। भास की तरह 13 नाटक इसी के काल के हैं। जो पतंजलि जो है वो यहाँ पे लिखा गया, सॉरी, भास के जो 13 नाटक हैं, भास बहुत बड़े नाटककार थे, उनके 13 नाटक जो हैं वो इसी गुप्त काल में लिखे गए थे। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम, ये आपको पूछ सकता है कि मृच्छकटिकम के लेखक कौन है, तो शूद्रक हैं। या माटी का खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है। प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है, सबसे अच्छा नाटक माना जाता है कौन सा, तो माटी का खिलौना गाड़ी या फिर मृच्छकटिकम, यह शूद्रक ने लिखा है इस नाटक को। नेक्स्ट पॉइंट है कि कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम, आप इसको भी याद रखेंगे कि अभिज्ञान शकुंतलम इस किसने लिखा है, तो कालिदास ने, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा लिखी गई है। यह प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। दूसरी रचना है भगवत गीता, जिसको यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि संस्कृत उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। जी हाँ, गुप्त काल को ही अगर आपको पूछे कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो वह गुप्त काल को कहा जाता है। यह थी टोटल गुप्त काल की सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिले हैं और आ ही जाते हैं। तो इस तरह से आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। आपको किसी भी तरह का क्वेरी हो तो आप जरूर नीचे मुझे कमेंट में लिखिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।